जय श्री कृष्णा। आप सबका एक बार फिर से वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है अपने देश भारत के ऊपर बात करने का। 2025 में भारत के लिए कैसा रहने वाला है, किस तरीके की चुनौतियां सामने आने वाली हैं, उस पर कुछ बात करेंगे। तो इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। साथ ही में अगर आपको कोई प्रश्न भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उसका आपको ज़रूर उत्तर मिलेगा। कोई सुझाव हो वो भी दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 2025 में भारत के लिए कैसी सिचुएशन रहने वाली है। देखिए, भारत को आज़ादी मिली 1947 में, और आज़ादी मिलने के वक्त भी जो एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस ली गई थी वो यही ली गई थी कि अभिजीत मुहूर्त में लिया जाए, क्योंकि उस वक्त ग्रहों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। तो बहुत बड़े पंडितों से पूछकर ये तय किया था कि अभिजीत मुहूर्त 15 अगस्त रात्रि 12 बजे होगा, और उस वक़्त चंद्र जो है पुष्य नक्षत्र में है, लग्न है, स्थिर लग्न है, वृषभ राशि। तो उस वक़्त आज़ादी ली गई, और पंडित नेहरू जी ने उस वक़्त रात के समय ही भाषण भी दिया था। तो उस वक़्त जो स्थिति थी वो यही लेकर लिया गया था कि स्थिर लग्न आ रहा है, तो इसलिए भारत के लिए वो अच्छा रहेगा, क्योंकि भारत टूटेगा नहीं। दशा जो चल रही थी वो शनि की चल रही थी। शनि क्योंकि वृषभ लग्न के लिए धर्म के स्थान के और कर्म स्थान के मालिक हैं, तीसरे घर में बैठे हैं। तीसरे घर में 5 ग्रहों की युति थी। लग्न में राहु बैठे हुए थे। राहु लग्न में होने के कारण यहाँ पर भारत में खासकर ये परेशानी देखी गई है, जो कि पॉलिटिकल प्रॉब्लम रही, करप्शन की प्रॉब्लम रही राहु की वजह से। लेकिन उसके बावजूद भी, प्रॉब्लम्स होने के बावजूद जो है आपका देश जो है मजबूत खड़ा रहा, धर्म के मार्ग पर टिका रहा, और इसी तरीके से ही आगे बढ़ता रहा, क्योंकि सेक्युलर रहा है। भारत ने कभी किसी की साइड नहीं ली है, और आगे भी ये इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। अब बात करेंगे, इस वक्त जो दशा चल रही है वो चल रही है चंद्र की दशा, जो कि सितंबर 2015 से चंद्र की महादशा शुरू हुई थी, और मोदी जी भी 2014 से शासक बने उस भारतवर्ष के। तो चंद्र की दशा जो है, क्योंकि चंद्र पुष्य नक्षत्र में है, तो पुष्य नक्षत्र एक बहुत ही अच्छा नक्षत्र गिना जाता है, किंग ऑफ नक्षत्र कहा जाता है। इसे एक वर्ड में कहूँ तो केयरिंग भी बोलते हैं इसको। इसलिए इसमें ग्रोथ देखने को मिली। वैसे भी चंद्र जो है वो मार्केट का, ट्रेड का कारक ग्रह है। बुध भी है और चंद्र भी है। तो इस पीरियड में काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिली। महिलाओं का सशक्तिकरण की बात शुरू से ही चल रही है, और अब भी उसमें काफ़ी देखी जा रही है प्रगति। कई ऐसे महिलाओं के संबंध में डिसीजन भी लिए गए इस दौरान, जो काफ़ी ही कारगर सिद्ध होंगे देश के लिए। और महिलाओं ने प्रदर्शन भी अच्छे किए हैं कई फील्ड में, आर्मी में, पुलिस में, खेलों में, सब जगह बहुत अच्छे प्रदर्शन किए हैं, स्पेस एजेंसीज में। अब चंद्र की दशा जो है वो
उसमें अंतर्दशा शुक्र की चल रही है, जो कि मार्च 2025 तक है। शुक्र क्योंकि लग्नेश हैं, तो ये भी एक अच्छा ही पीरियड है। उसके बाद दशा शुरू हो रही है मार्च में सूर्य की, जो कि 6 महीने तक रहेगी। सूर्य चौथे घर के स्वामी हैं और तीसरे घर में बैठे हैं और कर्क राशि में ही बैठे हैं, तो स्थिति यहाँ भी अच्छी है। ओवरऑल यहाँ पर भी डोमेस्टिक ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी और पोजीशन भी भारत की काफ़ी बढ़ेगी। एक और बड़ा चेंज जो दिखाई दे रहा है, 30 मार्च को 6 ग्रहों का योग है भारत की कुंडली में 11वें घर में, क्योंकि 11वां घर एक किस्म से जो है लाभ का स्थान है, रिकॉग्निशन का स्थान है। तो यहाँ पर 6 ग्रहों का योग होना ये दर्शाता है कि भारत आगे बढ़ता रहेगा। भारत की छवि जो है वो काफ़ी आगे बढ़ती रहेगी। और शनिदेव 30 तारीख को, क्योंकि अभी 10वें घर में चल रहे हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि जो है कुंभ राशि में है, दशम घर में 30 तारीख को ये 11वें घर में आएंगे और 11वें घर में आकर, लाभ स्थान में आकर, ये आपका कर्म से, आपका और धर्म के दोनों से ये आपका स्टेटस को और ऊंचा करेंगे। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि विश्व में भारत को कोई बड़ा ओहदा भी मिल जाए, जैसे कि कोई सिक्योरिटी काउंसिल की सीट मिल जाए। और वैसे भी देखा जाए तो भारत की साख बढ़ती हुई नजर आएगी। दूसरी जो बड़ी बात वो ये है कि गुरु जो है वो वृषभ राशि में बैठे हुए हैं, एटलीस्ट ये 15 मई तक। वृषभ राशि में गुरु जो है वैसे तो एक मैलेफिक ग्रह कहलाए जाते हैं, क्योंकि 8वें और 11वें घर के स्वामी हैं। 8वां घर काफ़ी बड़े बदलाव लेके आता है, तो बदलाव लेके आएगा ये। और यहाँ पर बैठकर एक तो, क्योंकि अगले साल गुरु एक तो बहुत ही अतिचारी भी हो रहे हैं, यानी कि वो बहुत तेज़ गति से चलेंगे यहाँ से अब काफ़ी समय के लिए। तो ये आएंगे मिथुन राशि में 15 मई को। नॉर्मली गुरु जो है वो एक राशि में 1 साल बिताते हैं, लेकिन इस बार ये मिथुन राशि में 6 महीने में ही अपना सफ़र तय करके कर्क राशि में चले जाएंगे और थोड़ा समय रहकर वहाँ से फिर वक्री होकर फिर से मिथुन राशि में आएंगे, लेकिन इनकी गति काफ़ी तीव्र रहेगी। अब जुपिटर की गति जब तीव्र होती है तो जो जो इनके सिग्निफिकेशंस हैं, जैसे फाइनेंस है इनका सिग्निफिकेशन, तो फाइनेंशियल फील्ड में काफ़ी बड़े उथल पुथल होंगे। वैसे भी दिखाई दे रहा है कि पूरे विश्व में कुछ ना कुछ फाइनेंशियल चेंजेस होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो उसमें भारत भी अछूता नहीं रहेगा। इस यहाँ पर भी काफ़ी बड़े बदलाव नज़र आते हुए दिखाई देंगे। हो सकता है कि कोई नई करेंसी, जैसे बात हो रही है ब्रिक्स की, वो लॉन्च हो जाए, तो उसमें कई परेशानियां भी आ सकती हैं शुरू में, लेकिन एक नया रास्ता निकलेगा जिससे आगे चलकर जो बहुत ही लाभ दिखाई देगा। इसके अलावा जब गुरु की चाल बहुत तेज़ होती है तो कुछ जनरल उसमें परेशानियां भी फेस हो सकती हैं, जैसे कि कोई बीमारियां कोई फैल जाएं, वो भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 6 ग्रहों का योग भी 11वें घर में हो रहा है। हालांकि लाभप्रद तो है, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसी परेशानियां हैं जो सामने आ सकती हैं। स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं, जैसे कि कोविड के समय हुआ था, वैसी ये भी कुछ शुरू होते हुए नज़र आ सकती है 2025 में। 2025 ओवरऑल देखें
तो बहुत बड़े बदलाव का समय दिखाई दे रहा है। यहाँ पर काफ़ी हद तक देखा जाए तो डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली भी बहुत बड़े बदलाव लेके आने वाला है। उसकी वजह एक और भी है, क्योंकि मंगल ग्रह जो है वो दूसरे घर में बैठे हैं भारत की जो कुंडली है। दूसरा, और मंगल जो है सप्तम भाव और द्वादश भाव के स्वामी है। सप्तम भाव किसको दर्शाता है? आपका आउटसाइड वर्ल्ड, आपके जो बाहर के लोग हैं, बाहर की कंट्रीज़ हैं, वो दर्शाता है। और मंगल जो है वो अगले साल देखा जाए तो मिथुन राशि से गोचर शुरू करेंगे। मिथुन राशि से ये कर्क राशि में आएंगे। कर्क राशि से ये फिर से मिथुन में आएंगे। तो तकरीबन ये 4-5 महीने का समय इन दो राशियों में ही बिताएंगे। उसके बाद ये डायरेक्ट होंगे और अपनी चाल चलेंगे, जो 45 दिन की होती है एक राशि की। तो पहले 5 महीने तो ये इसी तरीके से रहेंगे, लेकिन मंगल ग्रह क्योंकि ऐसे ग्रह हैं जो एक किस्म से ये कह सकते हैं कि एक मार्शल ग्रह है, सेना से जोड़ते हैं, लड़ाई झगड़े से जोड़ते हैं। सप्तम भाव वैसे भी मारक स्थान है, मारक स्थान के मालिक हैं, तो कुंडली के लिए एक मैलेफिक ग्रह भी बन जाते हैं। मंगल की महादशा शुरू हो रही है 4 सितंबर 2025 से, जो कि भारत के लिए ये दर्शाता है कि यहाँ से भारत के लिए कन्फ्लिक्ट शुरू होंगे। क्योंकि देखिए, जब भी कोई ताकत ऊंची उठती है तो रेजिस्टेंस तो आता ही है, तो उसके लिए लड़ना भी पड़ता है। तो यही दर्शा रहा है कि आगे आने वाली 7 साल की जो मंगल की दशा है वो शुरू हो रही है सितंबर से, और इसी तरीके से भारत को भी लड़ना पड़ेगा उन ताकतों से अपनी वर्चस्व को बनाए रखने के लिए। तो ये बदलाव जो है बहुत बड़ा होगा। इसमें काफ़ी परेशानियां भी आ सकती हैं, कई कन्फ्लिक्ट पैदा होंगे, आस पड़ोस की कंट्रीज़ के साथ कन्फ्लिक्ट होंगे, लड़ना भी पड़ सकता है, कोई नुकसान भी बहुत होंगे। तो ये सब चीज़ें आगे चलकर देखनी पड़ेंगी, क्योंकि ऐसा ही दिखाई देता है। बाकी इकोनॉमिकली देखें तो इकोनॉमिकली ग्रोथ जो है भारत की वो चलती रहेगी, क्योंकि मंगल का पीरियड आने से एक तो डिफेंस सेक्टर में भी भारत जो है काफ़ी अच्छा करने लगा है, एक्सपोर्ट भी काफ़ी बढ़ेगा और जिससे काफ़ी अच्छी इनकम भी जनरेट करेगा भारत। और वैसे भी ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी अच्छे ग्रोथ के रास्ते भी नज़र आ रहे हैं मंगल की वजह से। मंगल के पीरियड में मेडिसिन के क्षेत्र में भी काफ़ी नए आविष्कार होते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कि हो सकता है कैंसर का बहुत अच्छा इलाज निकल आए, डायबिटीज़ का बहुत अच्छा इलाज निकल आए। तो इस तरीके की आशंकाएं भी बिल्कुल होने जा रही हैं, जो बहुत अच्छी होंगी पूरी मानवता के लिए। और इसके अलावा जो और चीज़ें हैं, इकोनॉमिकली तो ग्रोथ होगी। तो नेचुरल कैलेमिटीज़ की बात करें तो देखिए, नेचर के साथ हम खिलवाड़ कर ही रहे हैं। इसके जो करेक्टिव स्टेप्स हैं वो हमने अभी भी पूरे तरीके से तैयार नहीं हैं, जिसको हमने जो वॉर फुटिंग पे करना चाहिए वैसे हमने नहीं किए। तो इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। जो नेचुरल जो है वो कैलेमिटीज़ ज़रूर होंगी और इससे लड़ना पड़ेगा। और जहाँ तक जिस तरीके से आगे सिचुएशन दिखाई दे रही है वो यही है कि जैसे कि ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, नदियों में बहाव बहुत तेज़ होते जा रहे हैं, जिससे काफ़ी एरियाज़ में बाढ़ आज बहुत जल्दी से दिखाई देती है, शहर के शहर डूब जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन कंटिन्यू रहती हुई नज़र आ रही है। तो इसमें ज़रूर सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए ताकि उसके ऊपर अंकुश लगाया जा सके। लेकिन ये चीज़ें बहुत आसान नहीं होती,
कि उस पर इतनी जल्दी कोई अमल हो सके, लेकिन फिर भी एक कोशिश ज़रूर की जा सकती है। बाकी ये कहूँगा कि देशवासियों के लिए कि सबके लिए ये आने वाला साल 2025 मंगलमय हो और सबके लिए शुभ सूचना लेके आए और भारत की तरक्की होती रहे, इसी कामना के साथ समाप्त करता हूँ। और यही कहूँगा कि भारत आगे बढ़ता रहे, अपना देश आगे बढ़ता रहे, जिससे हमें बहुत ही गर्व महसूस होता है और अपने भारत के लिए, और दुनिया में अगर नाम होता है तो हमारा भी उससे काफ़ी अच्छा एक स्टेटस बनता है। धन्यवाद।